Hello everyone. So we are discussing M. Lakshmikant 8 editions. Until now we have covered chapter number 33, that is state legislature. In this video we are going to cover chapter number 34, that is high courts. Okay. So we are going through the state executive and now we have the chapter number 34, that is high courts. Okay. अब अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, सबसे पहली बात अगर जुडिशरी की बात करें तो हमारे यहाँ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों का अपना जुडिक्शंस है। बट अगर हम जुडिशरी की बात करें तो ऐसा कोई फंक्शन का डिवीज़न नहीं है। हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पर कोई भी मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी देखा जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्टिंग दोज मैटर विच कम्स अंडर द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है हमारे यहाँ? तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके नीचे है हाई कोर्ट्स। ठीक, और उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हम इसी हाई कोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। द जुडिशरी इन स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। स्टेट के लेवल पे अगर जुडिशरी की बात करें तो सबसे ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिवीज़न हाई कोर्ट देखो स्टेट के लेवल पे हर एक स्टेट में है। ठीक है, उसके अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। बट अगर ऐसा कोई फंक्शन का डिवीज़न की बात करें ना, तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है कि जो फंक्शन है दोनों के अलग अलग डिवाइड है। ठीक है, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, मतलब सेंट्रल लॉ को हाई कोर्ट भी देख सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है। ठीक, हाई कोर्ट्स टॉप पोजीशंस ऑक्युपाई करती है स्टेट लेवल पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम। हाई कोर्ट्स के ओरिजिनेशन की बात करें तो 1862 में ओरिजिनेट होता है इंडिया में हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता में, बॉम्बे और मद्रास में, तीनों जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, उसी में शुरुआत में 1862 में हाई कोर्ट सेटअप होता है। 1866 में एक और हाई कोर्ट सेटअप होता है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, उसके साथ साथ विद टाइम और भी बहुत सारे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, हर एक जो प्रोविंस थे ब्रिटिश के, वहाँ पे नए नए हाई कोर्ट सेटअप होते रहे। 1950 की बात करें, ठीक, तो 1950 में जैसे अभी तक क्या होता था कि हाई कोर्ट्स प्रोविंसेस में थे, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश के प्रोविंसेस थी उसमें हाई कोर्ट होते थे। तो 1950 में क्या किया गया, यही हाई कोर्ट्स जो प्रोविंसेस के थे उनको स्टेट के हाई कोर्ट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हर एक स्टेट के लिए अपना हाई कोर्ट्स होगा। बट 7th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 का, जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट सेटअप कर सकती है फॉर 2 और मोर स्टेट और फॉर 2 मोर स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी। मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। बट उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है जो ये भी कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो 2 हाई कोर्ट्स, मतलब 2 स्टेट्स के लिए कोई एक कॉमन हाई कोर्ट्स हो सकता है, या 2 स्टेट और उसके एडजेसेंट में जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, टेरिटोरियल जुडिक्शंस की बात करें तो टेरिटोरियल जुडिक्शंस जो हाई कोर्ट्स की है वो को टर्मिनस है टेरिटरी ऑफ स्टेट, मतलब कि हाई कोर्ट्स की जो जुडिक्शंस होगी वो उस स्टेट के पूरी टेरिटरी में अप्लाई होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर टेरिटोरियल जुडिक्शंस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट्स की बात करें तो ये उस स्टेट के बाउंड्री, मान लो कि कोई कॉमन हाई कोर्ट्स 2 स्टेट के लिए बनता है। ठीक है, मान लो कि जो स्टार्टिंग में था कि पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमन हाई कोर्ट, तो जो उसका जुडिक्शंस होगा वो पंजाब की जो टेरिटरी है उसको भी कवर करेगा और जो ये हरियाणा की टेरिटरी है उसको भी कवर करेगा। तो को टर्मिनस का मतलब यही हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अगर टेरिटोरियल जुडिक्शंस अब कॉमन हाई कोर्ट्स अगर स्टेट्स एंड यूटी
के पर्सपेक्टिव्स में देखें कि मान लो कोई हाई कोर्ट्स है जो कॉमन है किसी स्टेट, मान लो कि हो गया आपका मान लो कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और उसके बगल में आपका पुडुचेरी हो गया, ठीक। मान लो कि एक सिंगल हाई कोर्ट है दोनों के लिए, ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है वैसे। तो एक सिंगल हाई कोर्ट है तो उसका जुरिडिक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा? तो आंध्रा जो स्टेट होगा उस पर अप्लाई होगा, प्लस जो यूटी होगी उसका जो पूरी टेरिटरी है उस पर भी इसका जुरिडिक्शंस अप्लाई होगा। तो यही है कॉन्सेप्ट कॉमन हाई कोर्ट्स का। प्रेजेंट टाइम की बात करें, हमारे कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। केवल 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका जो जुरिडिक्शंस है वो एक स्टेट से ज़्यादा है, ठीक। अमंग 8 यूनियन टेरिटरीज, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली केवल ऐसा अकेला यूनियन टेरिटरी है जिसके पास सेपरेट हाई कोर्ट्स है, ठीक। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें तो इन दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स है, ठीक है। जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स। जो और भी अदर यूनियन टेरिटरीज हो गई, जैसे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली की अपनी सेपरेट हो गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की एक कॉमन हाई कोर्ट्स हो गई, और जो अदर्स यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसी ना किसी स्टेट से अटैच हैं, तो उनका जुरिडिक्शन जो होता है वो उस स्टेट के हाई कोर्ट्स के अंदर ही आता है, ओके। अब सॉरी यार ना, बट आप सुन रहे हो बैकग्राउंड नॉइसेस, ठीक है, हमारे इधर ऐसा ही होता है। दैट्स वाई आई हेटेड मोस्ट द रिलीजन्स, द मोस्ट common things which destroy the civic sense, which I am thinking right now, is a religion. Sometime I think that although it is also provided a kind of civic sense, but actually it's help in your primary socializations, but I think the most destructive things to destroy the civic sense within the society, especially in the peoples who have a bit more religious and have developed the kind of religious fundamentalisms, it is the most appropriate things for them to just destroy the civic sense from the society. And it is not common for any particular religions. I am talking in a for all religions, okay. Either it belongs to Hindu, Muslim, Christian, all of them are doing the same things, yeah, okay. They are trying to, of course it's your right, you can enjoy your right under article 25, use article 28, but you cannot use your this article so that you can disturb someone's peace, okay. I am trying to impart some knowledge, it is also helping me to revise my things. But if someone are going to create, I don't think, but I don't think, and especially when you have no scientific evidence behind that, of course you can follow your custom, but the custom need to be based on certain evidence. Of course it is good for your moral well-being, but it is also equally important that your moral well-being some doesn't destroy the someone's social well-being, okay. Someone's certain things that they want to achieve in their life, your religions need to be coexist with this, with the approach of others, okay. Survive with them. So this is the problems which I want to express with you all. सो वी आर डिस्कसिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट्स, ओके। हमने कॉमन हाई कोर्ट्स देख लिया। यूनियन टेरिटरी जो किसी स्टेट के साथ अटैच हैं उनका कॉमन हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ जो नेम हैं हाई कोर्ट्स के और वो कब इस्टेब्लिश हुए, उनका जो टेरिटोरियल जुडिक्शंस, उनके सीट्स कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे किसी हाई कोर्ट की सीट उस स्टेट के एक से ज़्यादा जगहों पर हो सकती है, ठीक। तो वो सारे टेबल 34.1 में दिए गए हैं, अभी हम उसे देख रहे हैं।
हाई कोर्ट्स की बात करें तो आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस जुडिक्शंस पावर प्रोसीजर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर हैं वो आर्टिकल 214 टू 231 पार्ट 6 में डील होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हम टेबल देख लेते हैं 34.1। तो यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट्स कौन से ईयर में इस्टेब्लिश होता है? 1866 में। टेरिटोरियल जुडिक्शंस उत्तर प्रदेश है इसका। इसकी बेंच बेसिकली दो जगहों पे है। मेन बेंच जो है इसकी इलाहाबाद में है और एक अनदर बेंच जो है इसकी वो लखनऊ में है। ठीक, तीन जो प्रोविंसे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी स्टार्टिंग में, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स विच इज़ सेट अप इन 1862। बॉम्बे हाई कोर्ट्स की बात करें, इसके टेरिटोरियल जुडिक्शंस की बात करें तो बॉम्बे महाराष्ट्र को कवर करेगा, गोवा, दमन एंड दीप, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक, ये सारे उसके जुडिक्शंस हो गए। हमने बात की थी ना कि कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो किसी स्टेट के साथ अटैच हैं, तो उन दोनों के लिए, उस स्टेट के लिए और उस यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स होगी। तो बॉम्बे का यहाँ पे एग्जांपल हमने देख लिया। ठीक है, इसकी बेंच कहाँ कहाँ पे होगी बॉम्बे हाई कोर्ट्स की? तो मुंबई में एक जो मेन बेंच है वो बैठेगी, उसके साथ साथ नागपुर में बैठेगी, पणजी गोवा के लिए, ठीक है, और औरंगाबाद में बैठेगी। कलकत्ता की बात करें 1862 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका जो टेरिटोरियल जुडिक्शंस होगा वेस्ट बंगाल का होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूटी को भी कवर करेगा। मेन बेंच इसकी कोलकाता में होगी, बट इसकी सर्किट बेंच जो होगी वो पोर्ट ब्लेयर में भी सेटअप होगी एंड जलपाईगुड़ी में भी सेटअप होगी। ठीक, आंध्र प्रदेश 2019 में लेटेस्ट है, ध्यान रखना है। लेटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेटेस्ट तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए है। आंध्र प्रदेश के लिए 2019 में बैठती है। इसकी जो मेन बेंच है वो अमरावती में बैठेगी। इसकी कोई सबऑर्डिनेट बेंच नहीं है, ध्यान रखना है। कोई सर्किट बेंच आंध्र प्रदेश के केस में नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए 2000 में सेटअप होती है, बिलासपुर में इसकी बेंच बैठती है। दिल्ली 1966 में एनसीटी ऑफ दिल्ली इसका जुडिक्शंस है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी बेंच बैठती है। गुवाहाटी की बात करें 1948 में सेटअप होती है। इसका जो जुडिक्शंस है असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट को कवर करती है। ठीक है, इसकी जो बेंच है गुवाहाटी में बैठती है, कोहिमा, ऐजवाल एंड ईटानगर में बैठती है। गुजरात के लिए 1960 में बैठती है, गुजरात टेरिटोरियल जुडिक्शन है इसका। अहमदाबाद में इसकी बेंच बैठती है। हिमाचल प्रदेश के लिए 1971 में सेटअप हुई, हिमाचल प्रदेश शिमला में इसकी मेन बेंच बैठती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और ये उत्तराखंड, ये 2000 में इसकी मतलब ये स्टेट भी बने थे, तो उसी हिसाब से इसके लिए हाई कोर्ट भी उसी ईयर में सेटअप हुए थे। ठीक है, ठीक, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि actually each and everyone is important because it might be possible that someone also preparing for the state public service commissions, hence it will be important for them to remember what is the high courts, where their high courts setups and what is their territorial jurisdictions. Okay, so it depends on individual what they want to extract from this. So of course you can follow this table according to yourselves, according to your whims and fancy. So we are now going to proceed further. ना कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट की बात करें अगर हम अगर सबसे पहले कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट की बात करें तो कोई भी हाई कोर्ट्स, चाहे वो एक्सक्लूसिवली किसी स्टेट के लिए हो या किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स हो, उसके कंपोजिशन में चीफ जस्टिस होंगे और वो अदर्स जजेस होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम नेसेसरी समझेगा उतने को अपॉइंट करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं करता है। ठीक है, और ये टोटल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे छोड़ देता है कि प्रेसिडेंट जितना चाहेगा, जिस स्ट्रेंथ में चाहेगा किसी हाई कोर्ट्स के लिए कितने जजेस होने चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से वो अपॉइंट कर देगा। ठीक है, इसी चीज़ को कंप्लाई करते हुए जो प्रेसिडेंट है उसने टाइम टू टाइम
जो हाई कोर्ट्स की स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन किया है। ठीक है, जैसे जैसे उसे लगा कि हाँ किसी हाई कोर्ट्स में वर्कलोड ज़्यादा है तो उसने उसकी स्ट्रेंथ को अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की कि किसी हाई कोर्ट्स के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। तो जजेस के अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। ठीक, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर हमें हाई कोर्ट्स के जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो वो प्रेसिडेंट बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट बढ़ाता है। ठीक है, डील होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो पार्लियामेंट बढ़ाएगा बाय यूजिंग आर्टिकल 124। जबकि अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो इट वाज डील्स अंडर आर्टिकल 216। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट्स। चीफ जस्टिस की बात करें हाई कोर्ट्स के तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को, उसके लिए एक उसे प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस स्टेट हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर के साथ भी कंसल्ट करता है। मतलब प्रेसिडेंट अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना चाहता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करता है। अब अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना हुआ चीफ जस्टिस के अलावा तो प्रेसिडेंट किस किस के साथ कंसल्ट करता है, तो वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ, ठीक है, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर के साथ, 4 लोगों के साथ कंसल्ट करने के बाद अदर जजेस को अपॉइंट करता है। अगर कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के एक कॉमन हाई कोर्ट्स है, ऐसे केसेस में वो जितने भी गवर्नर होंगे उन स्टेट्स के उन सब के साथ प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो चीफ जस्टिस होंगे उस स्टेट हाई कोर्ट्स के उन सब के साथ कंसल्ट करके जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करेगा। सेकंड जज केस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड जज केस हम जानते हैं कि यहीं से जो कोलिजियम सिस्टम था उसका एवोल्यूशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी मेड अनलेस इट्स कॉन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकेंड जज केस में ही ये चीज़ आई थी कि किसी भी हाई कोर्ट्स के जज को किसी भी ऐसे आदमी को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओपिनियन ना लिया गया हो। मतलब कि प्रेसिडेंट बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन के बिना, ठीक है, और ओपिनियन जो देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके साथ कंफर्म होना चाहिए जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेने वाला है, ठीक है, तो तभी जजेस किसी हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। इन सिंपल वर्ड्स सेकेंड जज केस में ये रूल बना कि अगर प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करता है तो उसको चीफ जस्टिस का ओपिनियन लेना मैंडेटरी है, ठीक है। थर्ड जज केस में कोलिजियम सिस्टम जो एक पूरी तरीके से इवॉल्व होता है, उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि हाई कोर्ट्स के जजेस को अगर अपॉइंटमेंट करना है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका भी कंसल्टेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए थर्ड जज केस में जो कोलिजियम सिस्टम है पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। और एक चीज़ कि ठीक जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2014 में, इसके साथ साथ एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। इसने क्या किया था, जो कोलिजियम सिस्टम था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हाई कोर्ट्स, ठीक है, उसको रिप्लेस करके एक नई बॉडी सेटअप की थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि अब जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा वही जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस हैं उनको अपॉइंट करेगा। बट 2015 में,
ठीक है। सो एक केस होता है 2015 में, होता क्या है कि इसे फोर्थ जज केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो 2015 में ये जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था, इसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है और कहता है कि ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उस पर एक खतरा है। ठीक, तो यही जो 2015 का केस है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कुछ केस था। ठीक है, जिसे फोर्थ जज केस भी बोलते हैं। इसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो हाई कोर्ट्स का जज बनने वाला है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहली बात कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक, कम से कम वो किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हुआ हो फॉर 10 ईयर्स विद इन इंडिया। ठीक है, ये तो हो गया क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात। जो दूसरा पॉइंट है, ठीक, कि वो देखो, पहला तो हो गया सिटीजन हो, दूसरा कि वो 10 साल तक इंडिया के अंदर किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करके रखा हो। अगर ये नहीं है तो कम से कम वो किसी हाई कोर्ट्स में एडवोकेट रहा हो कम से कम 10 सालों के लिए। ठीक है, तो ये जो ए एंड बी वाला है, सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर जो ए एंड बी है, वो दोनों में से कोई भी अगर क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है, ठीक है, तो वो सिटीजन होने के साथ साथ दोनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो वो क्वालिफाई करता है टू अपॉइंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, सो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब की गई हैं उसकी हमने बात की। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, जज ऑफ जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनके लिए। मोर ओवर अनलाइक द केस ऑफ, देखो हमने सुप्रीम कोर्ट्स में एक और चीज़ देखा था कि सुप्रीम कोर्ट्स में अगर कोई पर्सन है जो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, मतलब उसके पास अच्छी नॉलेज है जुडिशरी की, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है एक पॉइंट कम हो जाता है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट्स। अब ओथ और अफर्मेशन की बात करें कि कोई भी पर्सन जो हाई कोर्ट्स का जज बनने जा रहा है उसको क्या ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज हर ऑफिस ही हैज़ मेक टू सब्सक्राइब टू एन ओथ हर अफर्मेशन। ठीक है, बिफोर द गवर्नर ऑफ स्टेट आर सम पर्सन अपॉइंटेड बाई हिम हर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब किसके सामने उसको ओथ लेनी पड़ेगी? गवर्नर के सामने, या तो फिर गवर्नर जिस किसी आदमी को अपॉइंट कर देगा कि आप इन्हें ओथ दिला दो, उसके सामने जो जज बनने जा रहा है हाई कोर्ट्स का उसको ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ में क्या स्वेयर करेगा? तो ये बोलेगा कि भाई देखो, हमें ट्रू फेथ है, एलिजेंस है किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रति। ठीक है, मैं सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी जो इंडिया की है उसको अपहोल्ड रखूँगा। ठीक है, ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज हर एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द, मतलब अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करूँगा बिना किसी फियर के, बिना डरे हुए, किसी के फेवर में आए या किसी के अफेक्शन में, या बिना किसी बुरे ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी इलविल के। ठीक है, फोर्थ कि भाई वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको अपहोल्ड्स करेगा और जो लाज हैं उनको भी अपहोल्ड करेगा। अब बात करते हैं हम सैलरी एंड अलावेंस की। ठीक, तो जो सैलरीज, अलावेंस, प्रिविलेज, लीव और पेंशन है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स की, उसको डिटरमाइन कौन करता है? तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब अगर एक बार उनकी सैलरी, अलावेंस, प्रिविलेज, लीव या पेंशन फिक्स कर दी गई, फिर उसको बाद में घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये किस लिए? ताकि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। 2018 में क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी सैलरी को बढ़ा के 90,000 से 2.5 लाख, 50 लाख मतलब 2.5 लाख कर दिया गया था। ठीक,
जो जजेस हैं उनकी सैलरी को बढ़ा के 80,000 से 2.25 लाख पर मंथ कर दिया गया था। उसके साथ साथ उन्हें कुछ सैंक्चुरी अलाउंस भी मिलता है, उनको फ्री में रहने के लिए घर मिलता है और भी कुछ मेडिकल कार टेलीफोन फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। ठीक है। द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जज आर इंटाइटल टू 50% ऑफ देयर लॉस्ट अराउंड सैलरी एज ए मंथली पेंशन। ठीक है। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे ना या जजेस होंगे उनको पेंशन भी मिलता है जब वो रिटायर हो जाते हैं, जो उन्हें लास्ट मंथ रिटायर होने से जस्ट पहले की जो उनकी सैलरी रहेगी उसकी 50% सैलरी उनको एज अ पेंशन मिलेगी। अब देखो सोचने वाली बात ये है ना कि एक मज़दूर है वो फिजिकली इतना मेहनत करता है। आई एम नॉट डिनाइंग द अथॉरिटी आर एनी वे ट्राइंग टू कंटेम्प्ट द कोर्ट्स एंड नाइदर ट्राई टू डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट, बट ध्यान रखने वाली चीज़ ये है ना कि हमारे यहाँ जो टॉप ऑफिशियल है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और अगर वहीं पे अगर हम किसी डेली वेजर्स की बात करें यार तो वो मतलब हार्डली अर्न कर पाते हैं कि वो अपने 2 टाइम्स फूड्स को अफोर्ड कर सके। ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। बट अगर मतलब हो सकता है कि कोई मेरे पर्सपेक्टिव्स को बोले कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है लेफ्टिस्ट है, थोड़े कम्युनिस्ट टाइप का है, बट यार ये रियलिटी है कि एक फिजिकली जितना वर्क कर रहा है ना तो उसे कोई सुख सुविधा मिल रही है, इतना मेहनत करता है। ठीक है। और कोई भी उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है। ठीक। तो अगर कोई कम से कम देखो एक जो टॉप ऑफिशियल है उसको अच्छी सुविधा एसी मिलता है, चेयर मिलता है, टेबल, फ्रेश इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है। और एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक। सारी चीज़ें होती हैं तो एटलीस्ट यार जो काम कर रहे हैं ना उनको भी उतनी सैलरी, जो डेली वेजेस हैं उनको भी सैलरी उसके प्रपोर्शन में कर दो। बाकी तो वो डिसएडवांटेज पोजीशन में डेली वेजेस तो हैं ही, उनको धूप में काम करना पड़ता है, ऐसे तो है नहीं ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सैलरी में थोड़ी इक्वलिटी होगी तो लोग जो है वो हाई प्रोफेशन को छोड़ के छोटे प्रोफेशन में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो अदर्स फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। ठीक है। ऑफिसेस के उनके मतलब जो ऑफिस में रहते हैं अकोमोडेशंस रहते हैं उसके ही उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक। तो मेरा एक ये व्यू पॉइंट था। अब देखो टेन्योर रिमूवल एंड ट्रांसफ़र की बात करें, जजेस के टेन्योर की बात करें। ठीक। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है सबसे पहली बात। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं रखा है कि हाई कोर्ट्स के जजेस का कितने टाइम तक रहेंगे ऑफिस में। हालांकि इसके लिए कुछ 4 प्रोविजंस हैं, जैसे कि पहला है कि ही सी होल्ड ऑफिस अंटिल ही सी अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है। 62 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि हाँ उनकी एज हो गई है कि नहीं हो गई है तो प्रेसिडेंट उसे डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट जो है अपना फाइनल डिसीजन देगा कि हाँ उनकी एज कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई है। ठीक है। उनको अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर अगर वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन करते हैं तो उनको प्रेसिडेंट को एक रिटन में लेटर देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन लेटर्स। थर्ड है कि उनको उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है थ्रू द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। उनको अपनी ऑफिस को छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है। मान लो कोई हाई कोर्ट्स का जज है उसको अपनी ऑफिस को छोड़ना पड़ जाएगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाता है या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आता है रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें। ठीक। तो ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अगर किसी हाई कोर्ट्स के जजेस को उसके ऑफिस से रिमूव करना है तो उसके लिए पहले एक ऑर्डर जारी करता है कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम हर इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। ठीक है। प्रेसिडेंट केवल तभी ऑर्डर इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट के थ्रू एक एड्रेस प्रेजेंट किया जाए प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। कि आप इसको रिमूव कीजिए। ठीक। तब वो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करके जो जज है हाई कोर्ट्स का इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है। मतलब पार्लियामेंट पहले एड्रेस करेगा हाउस को। ठीक।
उसमें प्रेसिडेंट बैठ के सुनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करके प्रेसिडेंट को वो जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के उनको रिमूव कर सकता है। कॉलेजियम में हमने जो देखा था ना, सॉरी कॉलेजियम नहीं, हमने देखा था इसको एक, हाँ उसके लिए अभी हम बाद में भी देखते हैं। देखो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि किसी अगर जजेस को रिमूव करना है, होगा क्या कि पार्लियामेंट में पहले जैसे कुछ चार्जेस होते हैं कि मिसबिहेवियर प्रूव हो या इनकैपेसिटी प्रूफ हो, ठीक है। अगर वो चार्जेस उसके ऊपर लगते हैं, ठीक, और फिर वो कुछ मेंबर्स जो हैं, एक क्वारम होता है कि हाँ उतने मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, फिर वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, एक हाउस में। स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है उसको पास होने के लिए, ठीक, उस रेजोल्यूशन को। फिर एक हाउस में जब पास हो जाएगा उसके बाद होता क्या है कि 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनती है, ठीक। वो उनके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उस हाउस में उसको अच्छे से इंक्वायर करती है। फिर दूसरे हाउस में और ये जो कमेटी बैठती है ना, ये दूसरे हाउस की, देखो पहला जो हाउस होगा वो चार्जेस लगाएगा, ठीक है, दूसरा हाउस उस उन चार्जेस को इंक्वायर करेगा। बट उससे पहले उन चार्जेस को इंक्वायर करने के लिए 3 मेंबर की एक पैनल बैठती है जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होते हैं और हाई कोर्ट्स के जज होते हैं, ठीक है। तो उनका काम होता है वो जो चार्जेस लगे हैं उनको इंक्वायर करना, ठीक। अब होगा क्या, द प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम हर इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो जो एड्रेस किया जाएगा हाउस को, उस एड्रेस को स्पेशल मेजोरिटी से सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक। कौन सी मेजोरिटी है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 वाली, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। द ग्राउंड फॉर रिमूवल आर टू, देखो जो किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं तो उनको मिसबिहेवियर या फिर प्रूव्ड इनकैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिमूव इन द सेम मैनर एज द ग्राउंड ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। जिस तरह से जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है उसी तरह से एग्जैक्टली हाई कोर्ट्स के जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक। जो प्रोसीजर है रिमूव करने का वो जजेस इंक्वायरी एक्ट में मेंशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब इसको एक बार हम डिटेल में देखते हैं कि देखो मान लो हाई कोर्ट्स के जजेस को रिमूव करना हुआ, ठीक है, तो एक रिमूवल मोशन पारित किया जाएगा हाउस में, ठीक, चाहे लोकसभा हो गया चाहे राज्यसभा। अब अगर मान लो कि वो रिमूवल मोशन लोकसभा से स्टार्ट होता है तो कम से कम 100 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा के वो उस रिमूवल मोशन पे साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीकर को वो दिया जाएगा। अगर राज्यसभा में उनके रिमूवल का मोशन स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स राज्यसभा के उस मोशन पे साइन करेंगे, उसके बाद उसको चेयरमैन को दिया जाएगा, ठीक। अब देखो मान लो चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि वो डिपेंड करता है चाहे तो स्पीकर या चेयरमैन उस मोशन को एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, ठीक है। मान लो कि एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अब क्या होगा, तब स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जिस हाउस में भी एक्सेप्ट किया गया हो, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। उस 3 मेंबर्स की कमेटी में कौन कौन होगा, तो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक, या फिर सुप्रीम कोर्ट्स का कोई जज होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट्स के, ठीक। तो पहले में या तो सीजेआई होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, दूसरा कौन होगा, चीफ जस्टिस होंगे एक हाई कोर्ट्स के, और तीसरे होंगे एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ठीक है। हमने शायद ऊपर थोड़ा गलत मेंशन कर दिया था, ठीक है, तो हम प्रोसेस अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए। इफ द कमिटी फाइंड द जजेस टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर आर सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, वो जो 2 ग्राउंड ऊपर हमने पढ़ा था ना कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी 2 ग्राउंड हो सकते हैं। अगर ये कमिटी फाइंड
इस कमेटी को लगता है कि हाँ सच में वो गिल्टी हैं मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के, ठीक, तब हाउस उस मोशन को कंसीडर कर सकता है। ठीक है, अगर जो इंक्वायरी पैनल बना है वो गिल्टी पा जाता है तब फिर वो उस मोशन को कंसीडर, जो हाउस है उस मोशन को कंसीडर करेगा। अब जब मोशन पास हो जाता है, मान लो ये मोशन रिमूवल का पास हो जाता है उस हाउस से, ठीक है, कितनी कौन सी मेजोरिटी की ज़रूरत होगी, तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 की ज़रूरत होगी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो अब पहले हाउस से पास हो गया, ठीक, जब हाउस से पास हो जाएगा, सॉरी हमने ऊपर ये भी बात किया था कि दोनों हाउसेस की जरूरत नहीं है, नहीं सॉरी दोनों हाउसेस से पास होगा। ठीक है, ईच हाउस, दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी जब पास हो जाएगा तब फिर एक एड्रेस प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने, ठीक, टू द रिमूवल ऑफ जजेस। फाइनली प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा जजेस के रिमूवल को लेके, इस तरह से जज जो होगा रिमूव हो जाएगा। फ्रॉम above it is clear that the procedure for impeachment of judges of high court is the same as that judges of supreme courts। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट हालांकि स्पेसिफिकली हम बोलते हैं नहीं, इम्पीचमेंट जो वर्ड का यूज़ हुआ है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ से जो बहुत क्लियर हो जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट्स के जज हैं या हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको एग्जैक्टली सेम मैनर में ही रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक कोई भी जज हाई कोर्ट्स के रिमूव नहीं किए गए हैं। दूसरी बात हम करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की। तो प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट्स आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसिडर करके किसी हाई कोर्ट्स के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, On transfer, he is entitled to receive in addition to her salary such compensatory allowance as may be determined the parliament। देखो अगर ट्रांसफ़र करते हो तो उसको कुछ भाई इशू भी होंगे कि हाँ उसको शिफ्ट करना इधर से उधर, तो उसको कुछ एडिशनल सैलरी भी मिलेगी, ठीक है, या कुछ कंपेंसेटरी अलाउंस भी मिलेगी, और उस एडिशनल सैलरी या कंपेंसेटरी अलाउंस को डिटरमाइन कौन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक, 1977 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया कि ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस कुड बी रिजॉर्टेड टू ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर एंड ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट बाई वे ऑफ पनिशमेंट। जो ट्रांसफ़र होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में कहा कि जो हाई कोर्ट्स के जज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, केवल ये एक्सेप्शनल केसेस में किए जाएँ या पब्लिक इंटरेस्ट में केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको एज अ पनिशमेंट उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट का ट्रांसफ़र हो जाता है ना, कोई पनिशमेंट की अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लगते तो उनका ट्रांसफ़र इधर से उधर कर दिया जाता है। ठीक है, जनरली हम देखते हैं इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, बट हियर द केस इज़ डिफरेंट बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। हैंस मतलब यहाँ पे ये प्रोविज़न है कि केवल एक्सेप्शनल केसेस में या पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी तो हम उन्हें एडिशनल सैलरी और कंपेंसेटरी अलाउंस देंगे, वो तो हमने ऊपर देखा ही। फिर 1994 में क्या होता है, 1994 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये नेसेसरी था, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आप आर्बिट्रेटरी रूप से किसी जज का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, बट जुडिशियल रिव्यू से पहले भाई कोई इसको चैलेंज भी तो करने वाला होना चाहिए उसके ट्रांसफ़र को। तो जो जज इम्पैक्ट हुआ है वो चाहे तो चैलेंज कर सकता है कि भाई उसका जो ट्रांसफ़र है उसको कोई रियल मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। ठीक, थर्ड जज केस 1998 में होता है। सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देता है कि अगर जो हाई कोर्ट्स के जज हैं उनका ट्रांसफ़र होता है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो फोर सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट्स के, ठीक है, साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस होंगे 2 हाई कोर्ट्स के, मतलब जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पे जाएगा, ठीक, उनके साथ भी ठीक कंसल्ट किया जा सकता है। ठीक, तो मतलब अगर ट्रांसफ़र करना होगा किसी हाई कोर्ट्स के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ तो कंसल्ट करना ही है। उसके साथ साथ
कोलिजियम 4 मेंबर के कोलिजियम के साथ भी कंसल्ट करना है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के 4 मेंबर्स के कोलिजियम के साथ, उसके साथ साथ जो दोनों हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, मतलब जहाँ से ट्रांसफ़र होगा, जिसमें ट्रांसफ़र होगा, उनके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ट्रांसफ़र के केस में जो सोल ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो मैटर नहीं करता, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। एक्टिंग, एडिशनल एंड रिटायर्ड जजेस की अब हम बात करते हैं। एक्टिंग जजेस की बात करें, प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, कि वो मान लो कोई जज है हाई कोर्ट्स का, तो प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर सकता है कि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए चीफ जस्टिस की तरह एक्ट करो। किन केसेस में? अगर चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी सीट वैकेंट है, ठीक है, या फिर जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो टेम्परेरी अब्सेंट हैं, या फिर चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट्स के वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं है, ठीक है, वो अनेबल हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की बात करें तो प्रेसिडेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकता है किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को, ठीक, एज एन एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर फॉर ए टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, ठीक। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एक एडिशनल जज के रूप में किसी हाई कोर्ट्स का अपॉइंट कर सकता है, बट ये केवल टेम्परेरी पीरियड के लिए कर सकता है, केवल 2 सालों के लिए, ठीक है। किस केसेस में? अगर बिजनेस, जो हाई कोर्ट्स का बिजनेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, या जो एरियर ऑफ वर्क्स है हाई कोर्ट्स का वो बढ़ जाता है, ठीक। तो मतलब अगर वर्कलोड होता है तो प्रेसिडेंट चाहे तो एडिशनल या एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर सकता है किसी ऐसे पर्सन को जो ड्यूली क्वालिफाइड हो, मतलब कम क्वालिफाइड हो तो भी चलेगा, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एज एन एक्टिंग जज भी अपॉइंट कर सकता है किसी हाई कोर्ट्स का, ठीक है। किस केसेस में? जब उस हाई कोर्ट्स के जजेस अनेबल हैं परफॉर्म करने में अपनी ड्यूटीज़ को, या तो वो एब्सेंट हैं इस वजह से नहीं अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं, या कोई अदर रीज़न से, तब प्रेसिडेंट चाहे तो किसी पर्सन को एज अ एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस को छोड़ के, ठीक है। या फिर वो चाहे तो किसी अपॉइंट टू एक्ट टेम्परेली एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट्स, ठीक है, ऐसा भी अपॉइंट कर सकता है कि किसी पर्सन को कि, ठीक, कि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ काम करे उस हाई कोर्ट्स का। एंड एक्टिंग जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जजेस रिज्यूम हिजर ऑफिस, ठीक है। ये जो एक्टिंग जजेस होगा ये कब तक के लिए ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक कि परमानेंट जो जज है वो अपनी ऑफिस को दोबारा रिज्यूम नहीं कर लेता। हाउएवर बोथ द एडिशनल और एक्टिंग जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 years, ठीक है। जो एक्टिंग जजेस हैं या फिर एडिशनल जजेस हैं वो अपनी ऑफिस को 62 years के बाद होल्ड नहीं कर सकते। मतलब ये जो नॉर्मल जो जजेस होते हैं जिनका टेन्योर जितना होता है उतना ही टेन्योर इनका भी हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। हालांकि एडिशनल में देख लिया कि 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे ये, ठीक। बट मान लो कि किसी पर्सन के 61 years की एज में वो अपॉइंट होता है एज अ एडिशनल जज, तो वो ऐसा नहीं कि 2 साल पूरा कंप्लीट करके जाएगा, एक ही साल में उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 62 years ही एज लिमिट है, ठीक है। अब रिटायर्ड जज की बात करें तो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट्स का, देखो अभी तक हमने प्रेसिडेंट देखा, ड्यूली या फिर एडिशनल जो जजेस होंगे उनको अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। बट अगर हम रिटायर्ड जज की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट्स का चीफ जस्टिस है, ठीक है, तो वो किसी रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट कर सकता है। मान लो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट्स है, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, मान लो कि उसमें कोई जज था जो रिटायर हो गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। या फिर किसी दूसरे कोर्ट्स के जज जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए एज अ जज वर्क करो हमारे हाई कोर्ट्स में। बट चीफ जस्टिस को ये कदम उठाने से पहले प्रेसिडेंट के साथ कंसेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले ही प्रेसिडेंट की कंसेंट ज़रूरी होगी, पहले
अगर वो किसी रिटायर्ड जज को एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट्स अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए प्रीवियस कंसेंट जो है प्रेसिडेंट का वो ज़रूरी होगा, ठीक है। एंड आल्सो ऑफ द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड, और जिस पर्सन को मतलब जो रिटायर हो गया उसको जिसको अपॉइंट करने जा रहे हैं एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक, उसका भी कंसेंट जरूरी होगा। सच जज इंटाइटल टू सच अलाउंस एज द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस, उसको पैसे कितने मिलेंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। ही सी विल आल्सो एंजॉय ऑल द जुडिक्शंस पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट्स, उसको सारे जुडिक्शंस पावर और प्रिविलेज मिलेंगे जो एक हाई कोर्ट्स के जज को मिलते हैं। बट ही सी विल नॉट अदरवाइज बी डीम टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट, बट उसको एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करें, देखो भाई हाई कोर्ट्स जुडिशरी जो है उसका इंडिपेंडेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं, जैसे कि द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी असाइन टू इट, ठीक है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट, मतलब उस जो हाई कोर्ट्स है उसकी ड्यूटीज़ में कोई इंक्रोचमेंट ना हो, कोई प्रेशर जो जजेस हैं उनके ऊपर ना क्रिएट हो, या जो इंटरफेरेंस है उनके ऊपर कोई ना हो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का, ठीक। इसीलिए कुछ प्रोविज़न है, जैसे कि अपॉइंटमेंट की बात करें कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो जो जजेस होंगे हाई कोर्ट्स के वो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा, ठीक है। उसका मतलब ये कैबिनेट, मतलब वो कुल मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही तो अपॉइंट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जुडिशरी के मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। कैसे? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो चीफ जस्टिस हैं उस हाई कोर्ट्स के, उनके साथ कंसल्ट करके ही जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा किसी हाई कोर्ट्स के जजेस को। दिस प्रोविजन कर्टेल द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रेसिडेंट का सोल डिस्क्रिशन यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको जुडिशरी के मेंबर्स के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो किसी पॉलिटिकल या किसी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड ना हो। मतलब कि अगर आप सोली केवल कैबिनेट, मतलब सीधे प्रेसिडेंट ही केवल अपॉइंट कर देता है हाई कोर्ट्स के जजेस को, तो ये पॉसिबल है ना कि कैबिनेट अपने हिसाब से रिकमेंड करे नेम जो उनके फेवर में डिसीजन समझाए बताए। तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंसी है हाई कोर्ट्स की वो कंप्रोमाइज़ होगी। इसीलिए जो मेंबर हैं हाई कोर्ट्स के, मतलब जो जुडिशरी के मेंबर हैं उनके साथ प्रेसिडेंट का कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके टेन्योर को लेके भी एक सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी उनको निकाल दो, ठीक है। उसमें क्या है कि देखो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। इनके टेन्योर की सिक्योरिटी होती है। इनको केवल प्रेसिडेंट के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। 2 ग्राउंड हमने पढ़े थे कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के केस में। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, का मतलब ये हुआ कि केवल वो उन कितने समय तक ऑफिस होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट जरूर करता है, बट वो कितने समय के लिए रहेंगे ये प्रेसिडेंट उन्हें डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकता। उसके लिए हमने बाकायदा एक प्रॉपर प्रोसेस देखा था विथ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। रिमूवल का रेजोल्यूशन पास होगा, इंक्वायरी पैनल बनेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर वो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज से पास होगा, उसके बाद रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें रिमूव प्रेसिडेंट अपने प्लेजर पे नहीं कर सकता। फिक्स सर्विस कंडीशन है उनकी, जो उनकी सैलरी अलाउंस या फिर प्रिविलेज हैं या लीव या पेंशन है हाई कोर्ट्स की जिसकी, तो उसको पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करेगा, बट उन्हें घटाया नहीं जा सकता, बट कैन नॉट चेंज टू देयर डिसएडवांटेज, ठीक है। केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसा एक्सेप्शनल कंडीशन है जिस केस में इन जजेस की सैलरी को घटाया जा सकता है, अदरवाइज इनकी सैलरी को घटाया नहीं जा सकता। कोई भी जो उनको प्रिविलेज मिल रहे हैं वो घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो जितने समय तक वो काम करेंगे भाई अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, उनको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला तो उनकी सैलरी कम हो जाएगी, ठीक। एक्सपेंस चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो उनको सैलरी मिलेगी सीधे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। चार्ज एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं जो, और एक मेड एक्सपेंडिचर होते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर के केस में क्या होता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर पे एनुअली जो पार्लियामेंट है वोट नहीं करती, ठीक है, मतलब वोट करके उसको घटाती बढ़ाती नहीं है। जबकि जो मेड एक्सपेंडिचर है उस पर एनुअल वोट कर सकते, एनुअल वोट का प्रोसेस है उस पर पार्लियामेंट पे, ठीक है।
द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ स्टाफ एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब देखो इसमें केवल जजेस ही नहीं, जो स्टाफ्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं हाई कोर्ट्स के उनको भी इंक्लूड किया गया है। ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर होंगे ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर होंगे तो इस पर वोट नहीं किया जा सकता स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। हालांकि स्टेट लेजिस्लेचर उस पर डिस्कस कर सकती है बट उस पर वोट नहीं कर सकती। अब अगर पेंशन की बात करें, ये तो हमने सैलरी की बात की, अगर हम पेंशन की बात करें तो पेंशन जो है हाई कोर्ट्स के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर है। मतलब जो पेंशन होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा इन हाई कोर्ट्स के जजेस को, बट जो सैलरी एंड अदर अलाउंस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उनको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जजेस का कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, यहाँ पे हम हाई कोर्ट्स की स्पेशली बात करें तो इस हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो जजेस हाई कोर्ट्स में जो कुछ भी वो बात करेंगे, जो कुछ भी वो जजमेंट देंगे, ठीक है, उसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। वाइसे वर्षा हमने केस देखा था कि इसी तरीके से पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग हुई है उसको किसी कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। केवल एक ही केस में डिस्कस किया जा सकता है जब किसी जजेस की इम्पीचमेंट का प्रोसेस हाउस में हो रहा हो, पार्लियामेंट में हो रहा हो, उसी केसेस में उनके कंडक्ट्स पे सिर्फ डिस्कशन किया जा सकता है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। देखो कोई भी जज अगर है वो रिटायर जब हो जाता है तो उसके प्रैक्टिस पे बैन लगा दिया जाता है, उसके बाद वो कहीं बाहर जाके दोबारा प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। अब ये किस लिए रखा गया है, ताकि जब तक वो अपने ऑफिस में हैं एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तब तक वो ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष में, किसी कंपनी के पक्ष में हमेशा अपना डिसीजन देते रहे और जैसे वो रिटायर हो तो कंपनी में जाके वो उसका कारपोरेट लॉयर बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए उसके रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पे बैन लगाई गई है। द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट आर बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो रिटायर्ड जज है वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, जो हाई कोर्ट्स का जो रिटायर्ड जज है वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के किसी और जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट्स को छोड़ के किसी और जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हमने देखा था ना रिटायर्ड जज का कॉन्सेप्ट ऊपर कि हाँ रिटायर्ड जज चाहे तो वर्क कर सकता है टेम्परेरी। ठीक, दिस इंश्योर दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन होप ऑफ द फ्यूचर। हमने बात कर लिया। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो अपने किसी पर्सन को कंटेम्प्ट कर सकता है, किसी पर्सन को पनिश कर सकता है फॉर देयर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट भी दो तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर डील होते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दो प्रोविज़न थे। ठीक है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर थे 243A 243B सेक्शंस के अंदर ये डील होते थे। बी एंड सी के, सॉरी ए तो शायद वो डिफाइंड करता था, तो ये जो बी एंड सी थे एक सेक्शन था उसमें 241 या 242 या 243 ऐसे करके था। ठीक है, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से के अंदर ये उसका प्रोविज़न मेंशन है, मतलब सिविल एंड जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ठीक है, उसका प्रोसीजर मेंशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे याद रखना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई कोर्ट्स है उसके एक्शन या डिसीजन को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ है और कर सकते हैं, बट उसका एक दायरा है, आप कोर्ट की छवि खराब नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट्स को किसी पर्सन के ऊपर कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर है। ठीक है, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं या किसी सर्वेंट को अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट्स के, बिना एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के। जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, ठीक है, वही उसके सर्विस कंडीशंस को भी फिक्स कर सकते हैं। इट्स जुडिक्शंस कैन नॉट बी कर्टेल। देखो जो हाई कोर्ट्स का जुडिक्शंस है उसको ऐसा नहीं कि घटाया जा सके, हालांकि बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। द जुडिक्शन ऑफ पावर ऑफ हाई कोर्ट इन सो फार एज दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कटेड। जितना पावर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई है उसको कम नहीं किया जा सकता, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करें अगर हम, ठीक, तो अभी भी है हमारे पास काफ़ी कंटेंट है। जुडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट की तरह जो हाई कोर्ट्स है उसके पास भी कुछ एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर हैं। सबसे पहली बात कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है स्टेट के लेवल पे, ठीक है। जितनी सबऑर्डिनेट कोर्ट है फाइनली अपील स्टेट के लेवल पे कहाँ जाएगा, तो हाई कोर्ट्स के पास जाएगा। स्टेट में ये प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, स्टेट में नहीं पूरे भारत के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। पूरे भारत के किसी भी सिटीजन्स का उस स्टेट में मान लो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो एग्रीड सिटीजन जा सकता है। इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है किसके पास पावर है, हाई कोर्ट्स के पास पावर है। बिसाइड इट्स सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रूल्स, इसके पास कुछ सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रूल्स भी हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द जुडिक्शंस एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कोई डिटेल प्रोविजन नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि भाई हाई कोर्ट्स का जुडिक्शन क्या होगा, ठीक है, या पावर क्या होगी, ठीक है। बस केवल इतना मेंशन है कि जो जुडिक्शन और पावर है हाई कोर्ट्स की वो एग्जैक्टली सेम होगी। कमेंसमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होना था जब हुआ था उससे पहले जो कोई भी पावर थी या जुडिक्शन था हाई कोर्ट्स का वो सेम होगा, ठीक है। बट एक एडिशन भी इसमें हुआ। क्या था वो एडिशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या किया कि जो रेवेन्यू मैटर था उस पर भी हाई कोर्ट्स को जुडिक्शन दे दिया, ठीक है। पहले, इससे पहले कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले जो रेवेन्यू जुडिक्शन का पावर था, जो रेवेन्यू मैटर पे जुडिक्शन का पावर था वो हाई कोर्ट्स के पास नहीं था, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कन्फर बाय द अदर प्रोविजन सम मोर एडिशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अदर पावर भी दिए हैं कुछ प्रोविजन के थ्रू हाई कोर्ट्स को, जैसे कि रिट जुडिक्शंस का पावर हो गया, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, कंसल्टेटिव पावर, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, ठीक। मतलब कि जो हाई कोर्ट्स का कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पावर था वो तो था ही, और कमेंसमेंट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दे दिए, ठीक। जैसे रेवेन्यू मैटर पे भी अब दे सकता है और भी कुछ एडिशनल पावर जो हम देख चुके हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो हाई कोर्ट्स हैं उसके पावर को कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल जुडिक्शंस की बात करें जिस पे केवल हाई कोर्ट्स की ही पावर होंगी जिस मैटर पे, रिट जुडिक्शंस हो गया, अपीलेट जुडिक्शंस हो गया, सुपरवाइजरी जुडिक्शंस हो गया, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया, ए कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की बात करें द प्रेजेंट जुडिक्शन पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर गवर्न बाई, जो अभी की जुडिक्शन और पावर है हाई कोर्ट्स उसको किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ प्रोविजंस हैं उनके थ्रू, पहली बात। दूसरा है लेटेस्ट पेटेंट्स के थ्रू, पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट बनाए हैं उसके थ्रू भी, स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ एक्ट हैं उसके थ्रू भी, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड्स हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट्स के पावर हैं, जुडिक्शंस हैं, वो इन्हीं एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। अब हम ओरिजिनल जुडिक्शंस की बात करें, ओरिजिनल जुडिक्शंस में क्या आएगा हाई कोर्ट्स के। सबसे पहले तो यहाँ पे ओरिजिनल जुडिक्शंस का मतलब समझने की बात है कि ओरिजिनल जुडिक्शंस का मतलब ये हुआ कि ऐसे मैटर जो सीधे हाई कोर्ट्स में सुने जा सकते हैं, इसके लिए कोई अपील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैटर सीधे हाई कोर्ट्स में भी सुने जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपील के थ्रू ये मैटर आएंगे, ठीक। जैसे कि कौन कौन से मैटर, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप सीधे हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल जुडिक्शन है केवल हाई कोर्ट्स के पास ही है। मतलब अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ रिलेटेड टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आप हाई कोर्ट्स में ही जाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू मैटर्स के रिगार्डिंग या फिर किसी एक्ट या ऑर्डर, देखो रेवेन्यू रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर आर एन एक्ट ऑर्डर आर डन इन रेवेन्यू कलेक्शंस, रेवेन्यू कलेक्शन एक्सेट्रा अगर कुछ मैटर हैं तो उसमें भी ओरिजिनल जुडिक्शंस किसके पास है, हाई कोर्ट्स के पास है।
फंडामेंटल राइट्स को, अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करवाना है तो उसका भी ओरिजिनल जुडिक्शंस हाई कोर्ट्स के पास है, कि मतलब आप सीधे हाई कोर्ट्स जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपील के थ्रू जाएं। केस इज ऑर्डर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल। ठीक है, मान लो कोई केसेस गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, बट उस केस में क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस का इंटरप्रिटेशन उस केस में ज़रूरी है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के बाद ही वो केस सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट इस पर एक अपना मोहर लगाता है और ये हाई कोर्ट्स के पास केसेस को ट्रांसफ़र करता है। ठीक, कि भाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, एंड सिंस द हाई कोर्ट्स आर इन द पोजीशंस टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये जो ट्रांसफ़र केसेस हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट से, इसके ऊपर भी ओरिजिनल जुडिक्शंस है हाई कोर्ट्स के पास। द 4 हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन केस ऑफ हायर वैल्यू। ठीक है, कुछ सिविल जुडिक्शंस के मैटर पे, जैसे कुछ कोर्ट हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स की बात करें तो इनके पास कुछ सिविल केसेस पे भी ओरिजिनल जुडिक्शंस हैं जो कुछ हायर वैल्यू की हैं। सिविल केसेस विथ हायर वैल्यू की मतलब उस पर कुछ मॉनेटरी लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा पैसे अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप सीधे इन 4 कोर्ट्स में जा सकते हैं। बिफोर 1973 कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स आल्सो हैज़ हैड ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शंस। 1973 से पहले की बात करें तो जो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स थे, इनके पास क्रिमिनल जुडिक्शंस का भी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शंस भी था, कि मान लो कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो आप सीधे इन हाई कोर्ट्स में आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएं। बट ये जो ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शंस का पावर था ना 1973 से पहले, उसको रिमूव कर दिया गया बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। रिट जुडिक्शंस की बात करें, ठीक है, तो देखो अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो रिट के थ्रू कोर्ट्स में चैलेंज कर सकता है। रिट के थ्रू नहीं, वो कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो, कोर्ट में जाएगा अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। तो उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए जो हाई कोर्ट्स होगा वो डिफरेंट टाइप के रिट इशू करेगा। ठीक है, हमने एक चीज़ और भी पहले पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ही, कि जो रिट जुडिक्शंस है ना वो हाई कोर्ट्स की ज़्यादा है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट्स, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए रिट जुडिक्शंस इशू कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट्स है वो किसी भी तरह के केवल फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, कोई स्टैट्यूटरी राइट को भी इन्फोर्स कराने के लिए रिट जुडिक्शंस इशू कर सकता है। सो आर्टिकल 226 आर्टिकल नंबर 226 में कॉन्स्टिट्यूशंस एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को कि वो रिट इशू कर सकता है 5 टाइप्स की। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुलरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, द फ्रेसेस फॉर एनी अदर पर्पस, देखो फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस, जो यहाँ पे फॉर अदर एनी अदर पर्पस मेंशन है ना, उसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्डिनरी लीगल राइट को भी इन्फोर्स करवाने के लिए जो हाई कोर्ट्स है वो रिट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी। द हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन बट आल्सो आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजन विद इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हाई कोर्ट्स के रिट की पावर है वो केवल उसके जुडिक्शंस मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट की बाउंड्री तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर कोई मैटर ऐसा उस स्टेट में हुआ है, कोई मैटर दूसरी स्टेट में हो गया है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है उस स्टेट से है जहाँ की हाई कोर्ट है, जहाँ पे हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट उस मैटर में भी रिट जुडिक्शंस इशू कर सकती है। ठीक है, द रिट जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कॉन्करेंट विद द रिट जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। जो आर्टिकल 226 के अंदर जो हाई कोर्ट्स के रिट जुडिक्शंस है, ऐसा नहीं कि केवल इसी के पास ये रिट जुडिक्शंस है, ये रिट जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसी वजह से एक्सक्लूसिव रिट जुडिक्शंस की पावर हाई कोर्ट्स के पास नहीं है, ये कॉन्करेंट है। मतलब अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो उसके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो हाई कोर्ट्स के पास जाए या चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के पास भी जा सकता है, तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है ये। इट मीन्स दैट व्हेन अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वायलेटेड द एग्रीड पार्टी हैज़ द ऑप्शंस टू मूव आइदर द हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमने वही बात की। However, the jurisdiction of High Court is wider than that of Supreme Courts। हमने ये भी बात कर ली कि क्यों वाइडर है जो हाई कोर्ट्स का रिट जुडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट से,
क्योंकि जो हाई कोर्ट्स है वो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए ही रिट इशू नहीं कर सकता, वो अदर ऑर्डिनरी या लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करवाने के लिए रिट जुडिक्शंस इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट्स केवल फंडामेंटल राइट्स को ही इन्फोर्स करवाने के लिए रिट जुडिक्शंस इशू कर सकता है। चंद्र कुमार केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1997 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया कि रिट जुडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो रिट जुडिक्शंस की पावर है सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पावर को, जो रिट जुडिक्शंस की पावर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता। अब बात हम करते हैं अपीलेट जुडिक्शंस की। अपीलेट जुडिक्शंस की वो केसेस जो अपील के थ्रू आते हैं, हाई कोर्ट्स में डायरेक्टली नहीं आते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है वो प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील है। प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट से सीधे अपील आप कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शंस। वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो उसके टेरिटोरियल जुडिक्शंस के अंदर आती है, तो वहाँ से आप अगर संतुष्ट नहीं हैं उसके जुडिक्शंस थे, तो आप सीधे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में। अपीलेट जुडिक्शंस इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल्स मैटर, ठीक है। केवल सिविल मैटर में नहीं, अब क्रिमिनल मैटर्स में भी हाई कोर्ट्स जो है उसके पास अपीलेट जुडिक्शंस होता है। इसका मतलब अपीलेट जुडिक्शन जो हाई कोर्ट्स का वाइडर है ओरिजिनल जुडिक्शन। हमने देखा था कि ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो कुछ ही मैटर पे थे, ठीक है, बल्कि लेकिन अगर हम वहीं अगर अपीलेट जुडिक्शंस की बात करें तो सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक। हमने अब जो ओरिजिनल जुडिक्शंस देखा था, ठीक, ओरिजिनल जुडिक्शंस हमने देखा था कि कुछ हमने 5 टाइप के देखे ना ऊपर, तो उसमें कुछ लिमिटेड ही थे ओरिजिनल जुडिक्शंस, बस सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मैटर इंक्लूड होते हैं अंडर द अपीलेट जुडिक्शंस। इसी वजह से जो अपीलेट जुडिक्शंस हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस से वाइडर है हाई कोर्ट्स के। जैसे कुछ सिविल मैटर्स जिस मैटर पे आप हाई कोर्ट्स कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स के पास अपील के थ्रू जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट्स, ठीक है, कि आप सीधे अपील कर सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ, या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, या फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। अगर उस केस में कोई लॉ को इंटरप्रेट करने का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो या किसी फैक्ट के बारे में क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, तो आप सीधे, ठीक, तो आप सीधे जो है हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। या फिर कोई देखो सिविल मैटर है जिसमें एक अमाउंट की लिमिट सेट है कि आप इतने रुपए के बाद अगर आपका कोई केस होता है तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में सीधे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाई इन टू द हाई कोर्ट्स इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। कोई मैटर ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में गया जिसमें लॉ को इंटरप्रेट करने की बात होती है, ठीक है, तो आप वहाँ से अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में, ओके। सम हाई कोर्ट्स हैव प्रोविज़न फॉर इंट्रा कोर्ट अपील, ठीक है, कुछ हाई कोर्ट्स में भी ऐसा प्रोविज़न है कि आप इंट्रा कोर्ट भी अपील कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी हाई कोर्ट के किसी सिंगल जज ने किसी केस को डिसाइड किया, चाहे या तो उसके ओरिजिनल जुडिक्शंस के अंदर आता हो या अपीलेट जुडिक्शंस के अंदर, तो उस डिसीजन को आप उसी हाई कोर्ट्स के किसी डिवीज़न बेंच के सामने भी अपील कर सकते हैं। तो ये हुआ इंट्रा कोर्ट। इंट्रा कोर्ट मतलब आप एक ही कोर्ट में दोबारा अपील कर सकते हैं। पहले मान लो किसी छोटी बेंच ने सुनाया तो आप किसी हायर बेंच के सामने अपील कर सकते हैं, ठीक। इंट्रा कोर्ट अपील का भी हमने बात कर लिया, ठीक। अब देखो, अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट्स। मान लो किसी ट्रिब्यूनल्स ने कोई डिसीजन दिया तो वहाँ से आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कहाँ पे कर सकते हैं? तो आप स्टेट हाई कोर्ट्स के डिवीजन बेंच में कर सकते हैं। 1997 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया कि द ट्राइब्यूनल्स आर सब्जेक्टेड टू द रिट जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है, जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट्स के रिट जुडिक्शंस के अंदर आती हैं।
इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एडवोकेट पर्सन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन सीधे सुप्रीम कोर्ट्स में आ जाता है अपील के लिए किसी ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट में। आपको पहले हाई कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया फोर्थ केस। कुछ क्रिमिनल मैटर पे भी जो अपीलेट जुडिक्शंस है वो हाई कोर्ट्स के पास है, जैसे कि अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट्स लाई। अब देखो जो सिविल केसेस होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे सेशन कोर्ट्स होते हैं क्रिमिनल केसेस में। तो अपील और कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट से एक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होना है, हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डील करेंगे। तो अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट्स, ठीक है। जो सेशन कोर्ट्स हो गया, एडिशनल सेशन कोर्ट्स हो गया, उसके डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, ठीक है। किस केसेस में? उस केसेस में जिसमें इम्प्रीजनमेंट मतलब 7 ईयर इम्प्रीजनमेंट का कॉन्सेप्ट रहा हो। मान लो आपने कोई क्राइम किया, उस क्राइम के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स का है, ठीक है। तो उस पर सेशन कोर्ट्स ने कोई डिसीजन दिया या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट्स ने कोई डिसीजन सुनाया, तो आप इस केस को जो है वो हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। It should also be noted here that the death sentence, popularly known as capital punishment, awarded by session courts or additional session courts, should be confirmed by the high court before it can execute it. अब देखो हमने 7 ईयर पनिशमेंट अगर जिसमें है, जिस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर की है, उसमें तो आप अपील कर ही सकते हैं। बट अगर किसी ऐसे केस में जिसमें आपको सेशन कोर्ट्स या एडिशनल सेशन कोर्ट्स ने आपको डेथ पेनाल्टी दे दी है, ठीक है, डेथ सेंटेंस सुना दिया है, ठीक, तो हाई कोर्ट्स पहले उसको कंफर्म करेगा। मतलब यहाँ पे आपको खुद से नहीं जाना है, हाई कोर्ट खुद से उसे देखेगा एक बार, ठीक है, कंफर्म करेगा आपके डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक, चाहे आप अपील करें चाहे ना करें, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, द अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द असिस्टेंट सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अदर मजिस्ट्रेट लाई टू द हाई कोर्ट्स, ठीक है। कुछ केसेस में जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में मेंशन है, उसमें क्या है कि असिस्टेंट सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर अदर मजिस्ट्रेट के जजमेंट, ठीक है, को अपील करने का आपके पास अधिकार है विद इन द हाई कोर्ट्स। अब कुछ सुपरवाइजरी जुडिक्शंस भी हैं हाई कोर्ट्स के, उनको भी हम एक बार देखते हैं। ए हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शंस। जो हाई कोर्ट्स है उसके पास ये पावर है कि वो चाहे तो सुपरिटेंडेंस कर सकता है वो सारी कोर्ट्स जो उसके जुडिक्शंस में आती हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री आर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स। मिलिट्री और कोर्ट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर सुपरवाइजरी जुडिक्शंस किसकी है? तो ये सुप्रीम कोर्ट्स की है, ठीक। कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम, ठीक है। तो हाई कोर्ट हैज द पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शंस, thus it may call for written from them, make and issue general rules and prescribe form of regulation the practice and proceeding of them, ठीक है। prescribe form in which books, entries and accounts are to be kept by them, settle the fees payable to the sheriff, clerks, officers and legal practitioner of them, ठीक है। कुल मिला के सुपरवाइजरी जुडिक्शंस है, ठीक है। मतलब वो फंक्शन को जो कोर्ट्स, जो कोई ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट्स आते हैं उसके जुडिक्शन के अंदर, उनके फंक्शन पे सुपरवाइज कर सकता है, उनके फंक्शन को सुपरवाइज कर सकता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। दिस पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज़ वेरी ब्रॉड, बिकॉज देखो ये जो सुपरिटेंडेंस का जो पावर है हाई कोर्ट्स के बहुत ब्रॉड है, ठीक है। ये सारी कोर्ट पे एक्सटेंड होता है या ट्रिब्यूनल्स पे, चाहे वो अपीलेट जुडिक्शंस के अंदर आते हों या फिर ना आते हैं उस हाई कोर्ट्स में, ठीक है। मतलब मान लो कोई ट्रिब्यूनल्स ऐसा है, ठीक है, या कोई कोर्ट्स ऐसा है जो अपीलेट जुडिक्शंस है हाई कोर्ट में, उसके अंदर नहीं आता है, मतलब वहाँ से आप अपील हाई कोर्ट्स में नहीं कर सकते, बट फिर भी वो जो ये सुपरवाइजरी जुडिक्शन है जो हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस है उसके अंदर आएंगे। इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस बट आल्सो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस। ऐसा नहीं केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन वो कर सकता है, वो जुडिशियल सुपरविजन भी कर सकता है।
इट इज़ रिविजनल जुडिक्शंस। देखो अब ये है क्या, सुपरिटेंडेंस ये एक रिविजनल जुडिक्शंस है, ठीक है। रिविजनल मतलब वो एक बार चेक करता है कि रिवाइज कर सकता है कि आपने जो जजमेंट दिया ठीक है कि नहीं है, ठीक। इट कैन बी सो मोटो एंड नॉट नेसेसरली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। खुद से भी वो कोर्ट चाहे तो खुद से भी सुपरवाइज कर सकता है किसी जजमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हाउएवर दिस डज नॉट वेस्ट द हाई कोर्ट विद अनलिमिटेड अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। इट इज एन एक्सट्राऑर्डिनरी पावर एंड हेंस हैज़ नॉट टू बी यूज्ड मोस्ट। देखो ये जो सुपरवाइजरी जुडिक्शंस है ना, ये ऐसा नहीं कि आप कभी भी हाई कोर्ट्स किसी भी जजमेंट को उठा के क्वेश्चन कर दे रहा है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के किसी भी मैटर पे तुरंत जाके उल्टा उसको कर दे रहा है, उस पर निगेटिव सुना दे रहा है, उसके अगेंस्ट में सुना दे रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और इसी तरीके से हाई कोर्ट जो है उसको एक्सेप्शनल केसेस में ही यूज़ करना भी चाहिए। यूजुअली इसको लिमिट किया गया है, जैसे कि किन मैटर पे, कुछ एक्सेस जुडिक्शंस, मतलब कि अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुडिक्शन से बाहर जा रहा है तो इस केसेस में सुपरवाइज कर सकता है हाई कोर्ट्स। जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उसको वायलेट किया है तो इस केसेस में भी सुपरवाइज कर सकता है। या किसी लॉ के एरर में, मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसने किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन में एरर कर दिया है, इस केसेस में भी सुपरवाइज कर सकता है हाई कोर्ट्स। डिसरिगार्ड टू द लॉ ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, मान लो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसने किसी सुपीरियर कोर्ट्स के लॉ को डिसरिगार्ड किया है तो इस केस में सुपरवाइज कर सकता है। परवर्स फाइंडिंग्स मैनिफेस्ट इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस फील होता है कि किसी केस में इनजस्टिस हुआ है तो उस केस में भी हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज कर सकता है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट्स है उसका कुछ कंट्रोल करने की पावर है ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे कि इन एडिशन टू द अपीलेट जुडिक्शन सुपरवाइजरी जुडिक्शन, हमने अपीलेट एंड सुपरवाइजरी जुडिक्शन ऊपर देखा, ठीक है। हाई कोर्ट्स के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हैं और कुछ अदर पावर भी हैं ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये पावर कौन कौन से हैं, जैसे कि इट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। किसी पर्सन को स्टेट के जुडिशियल सर्विस में अपॉइंट करना हुआ, ठीक है। किसी को लेके अपॉइंटमेंट, मतलब किसी पर्सन जो कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट को लेके बात हुई, उसके पोस्टिंग को लेके बात हुई, उसके प्रमोशन को लेके बात हुई, किसके, डिस्ट्रिक्ट जज के, ठीक है। या किसी पर्सन को अगर अपॉइंट करना हुआ इन द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट तो ये कंसल्ट करके हाई कोर्ट्स गवर्नर से कंसल्ट करता है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पावर हो गई। इट डील्स विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जो जुडिशियल सर्विसेज स्टेट की उसके मेंबर्स पे भी कुछ एक्शन ले सकता है, जैसे कि मैटर ऑफ पोस्टिंग का मैटर हो गया, प्रमोशन का मैटर हो गया, लीव ग्रांट करने की बात हो गई, ट्रांसफ़र की बात हो गई, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना हुआ तो इसकी पावर भी हाई कोर्ट्स के पास है। It can withdraw a case pending in the subordinate court if it involves the substance question of law that require the interpretation of the constitutions। मान लो कोई केस गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, बस उस केस में कोई लॉ का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक है, या उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है, तो इस केसेस में जो हाई कोर्ट्स है वो केसेस अपने पास ले सकता है, ठीक है। इट कैन देन आइदर डिस्पोज द केस इटसेल्फ, लेने के बाद वो चाहे तो खुद से डिस्पोज कर दे उस केस को, या किसी जो लॉ का क्वेश्चन है उसको डिटरमाइन करके, ठीक है, कि हाँ भाई वो छोटा कोर्ट था नहीं डिटरमाइन कर पा रहा था, क्योंकि लॉ को डिटरमाइन करने का पावर हाई कोर्ट्स के पास है, तो ये उस लॉ के क्वेश्चन को डिटरमाइन कर देगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट को वापस भी कर सकता है विथ इट्स जजमेंट। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग विद इन स्टेटरी जुडिक्शंस। जो हाई कोर्ट्स का लॉ होगा वो बाइंडिंग होगा सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे जो उसके जुडिक्शंस के अंदर आते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट्स का जो लॉ है ना वो पूरे कंट्री पे हर एक कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट्स का लॉ हर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होगा जो उसके जुडिक्शंस में आते हैं, ठीक है। एक कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, जो हाई कोर्ट्स है वो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह भी काम करता है। जो जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब कोई जजमेंट हो गया, कोई प्रोसीडिंग हो गई या कोई एक्ट हो गया हाई कोर्ट्स का, उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए, और वो एज अ एविडेंस यूज़ भी होता है लेटर ऑन, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस केसेस में ये कहा गया, इस केस में ये कहा गया, केशवानंद भारती केस में ये हुआ, ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड में है, ठीक है। दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंटरी वैल्यू, एक एविडेंस के रूप में इन रिकॉर्ड्स को देखा जाता है।
और अगर इन्हें किसी सबॉर्डिनेट के कोर्ट के सामने रखा जाता है, ठीक, तो इन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, एक एविडेंस की तरह काम करते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज एज अ लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंस, ठीक है, इन्हें एक लीगल रेफरेंस की तरह काम किया जाता है। मान लो कि कोई हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, उस जजमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया। अब उस जजमेंट को मान लो उसी तरीके से कोई मैटर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास गया, तो लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये कहा था, तो आपको इसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सीन। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। जो हाई कोर्ट है, इसके पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी पर्सन को पनिश भी कर सकता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात करें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। हमने बात की थी ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में ये चीज़ डिफाइंड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है, सेक्शन 239A शायद था वो, ठीक है, जिसमें डिफाइंड किया गया है। अंडर दिस द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल्स, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स कहाँ पे डिफाइंड है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइंड है। कंटेम्प्ट ऑफ जो सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए हाई कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंसर्न्स नॉट ओनली इट्स सेल्फ बट आल्सो कंटेम्प्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। इसी वजह से हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि कोई अगर उसका कंटेम्प्ट करता है हाई कोर्ट्स के किसी जजमेंट पे, वो कोई ऑब्जेक्शन करता है या उसकी बुराई ऐसे करता है या हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको बाधित करता है, तो हाई कोर्ट्स पनिश कर सकता है कि आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। केवल ये अपने ऊपर ही नहीं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके कंटेम्प्ट को भी देख सकता है, उसके लिए भी पनिश कर सकता है। हाउएवर नो हाई कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ कंटेम्प्ट alleged to have been committed in respect of subordinate court where such contempt is an offence punishable under the Indian Penal Codes, ठीक है। However, no high court shall take cognizance of a contempt alleged to have been committed in respect of, मान लो किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के रिस्पेक्ट में किसी पर्सन ने कंटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, और उस कंटेम्प्ट के लिए पहले से ही प्रोविज़न है किसमें? इंडियन पेनल कोड में। तो इस केस में जो हाई कोर्ट्स है उसके पास कंटेम्प्ट की पावर नहीं होगी, उसको आईपीसी के हिसाब से ही पनिश किया जाएगा। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट आल्सो हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स जजमेंट। हाई कोर्ट्स के पास ये भी पावर है कि वो अपने किसी पहले की दी हुई जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, उसको करेक्ट कर सकता है अगर उसमें कुछ एरर रहा हो, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कुछ ऐसा स्पेसिफिक पावर नहीं दिया है रिव्यू करने की, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन स्पेसिफिकली कन्फर्ड विद द पावर ऑफ रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट्स को खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की पावर सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, बट हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। सीधे कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट्स को अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, याद रखना। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि किसी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकता है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। मतलब कोई एक्ट मान लो किसी स्टेट लेजिस्लेचर या किसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया, ठीक है, तो उसको रिव्यू कर सकता है कौन? हाई कोर्ट्स, ठीक। ऑन द एग्जामिनेशन इफ़ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव, अगर एग्जामिन करने पे ऐसा लगता है कि वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तब हाई कोर्ट्स उसे इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब उस लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को क्वेश कर सकती है। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, और इस केस में वो जो लॉ या ऑर्डर होगा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट। द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट जो आर्टिकल 13 एंड 226 है ये जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सप्लिसिटली हाई कोर्ट्स को देता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। 3 ग्राउंड्स पे किसी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? तो पहला है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू उस पर किया जा सकता है कोर्ट्स के थ्रू। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि
जिस अथॉरिटी ने, ठीक है, उस एक्ट को या ऑर्डर को दिया है वो उसके पावर से बाहर था, ठीक, या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट में है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कर्टेल द जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग द इंदिरा जी's पीरियड, इसने क्या किया, जो हाई कोर्ट्स के जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको कर्टेल कर दिया था। इट डिबेट द हाई कोर्ट फ्रॉम कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ ना कि अगर ऐसा रूल बना दिया गया कि कोई अगर सेंट्रल लॉ है तो हाई कोर्ट्स उसकी वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकता। हाउएवर क्या हुआ कि 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 के थ्रू जो ओरिजिनल पोजीशन था, मतलब कि किसी सेंट्रल लॉ को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट्स, इसको रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। नेम एंड जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स हम पहले ही देख चुके हैं इसको, ठीक है, आप इसको खुद से देख लेंगे। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज़ नेसेसरी for some individuals, for some state it might be possible, it is not equally important to remember the high courts and its jurisdictions and its bench for one person who belongs to Haryana, ठीक है, they have not need to remember equally the case of Tamil Nadu, ओके। तो मतलब आप अपने कुल मिला के आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इस टेबल को देख सकते हैं। जैसे मैं यूपी का हूँ तो मैं क्या करूँगा, यूपी वाला देखूँगा, ठीक है, अगल बगल के कुछ स्टेट्स को देख लूँगा या कोई जो न्यूज़ में चल रहे होंगे, ठीक है, उन स्टेट को देख लूँगा। तो ऐसे ही आपको इसमें करना है, ठीक। तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मैं इसको नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेता हूँ, जैसे कि आर्टिकल 214 स्टेट के लिए हाई कोर्ट्स होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करता है, ठीक। उसके बाद आ गया हमारा, यस, वैसे आप देख लें जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। 226 से रिपील हो गया है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, ठीक। 231 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक। 230 एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ओके। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है हाई कोर्ट्स वो ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस chapter number 35, that is state legislature, and this chapter is actually very important and it will help a lot if you are already going through, if you first go through this chapter and then deal with chapter number 34, might be it will help you a lot to understand the chapter number 34, because some provisions of chapter 34 are taken directly from the chapter number 35 and it's need a interpretation of chapter number 35, okay। so इसको हम देखेंगे, उसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 34 है वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद दिस चैप्टर। थैंक यू।